बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन से मैं हूं अली रज़ालवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे और इस अज़ीम वतन पर अपनी रहमतें बरसाए और यहाँ खुशहाली का मौसम आए। अली रज़ालवी साहब, क्या खबरें हैं? जी, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2 साल में कश्मीर पर सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा और OIC तो दरकिनार, कंटेक्ट ग्रुप की भी मीटिंग नहीं हो सकी। CPEC के ख़िलाफ़ मुराद सईद के कौमी असम्बली के फ्लोर पर दिए गए बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये लोग कलभूषण के यार बन गए हैं, हमें मोदी के ताने देते थे। एक वज़ीर का 250 मेगावाट का पावर प्लांट है और हमने 5 साल में 10,000 अरब कर्ज लिया, लेकिन मोटरवेज़ बनाई। 1700 किलोमीटर मोटरवेज़ बनाने का एजाज़ हमें हासिल है। इन्होंने 2 साल में 12,000 अरब तक कर्ज पहुंचा दिया, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं किया। इसके जवाब में शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कोई गुफ्तगू की, उसका भी जायज़ा लेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने हिदायत की है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। अदालतों को मतलूब अफराद वापस लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे। और इस पर खुर्शीद शाह ने भपती कसी है। वो कहते हैं कि इनसे साख डार तो लाया नहीं गया, नवाज़ शरीफ को क्या लाएंगे। लेकिन फवाद चौधरी को यकीन है, वो कहते हैं नवाज़ शरीफ जेल से गए थे, जेल में ही वापस आएंगे। फिर अफ़गान तालिबान का एक वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है। तालिबान तर्जमान सुहेल शाहीन ने बताया है कि इस वफ़द में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर, मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा, मोहम्मद नबी उमरी, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, अब्दुल लतीफ़ मंसूर और दीन मोहम्मद शामिल हैं। इस दौरे की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, तालिबान के मुस्तकबिल के हवाले से, इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की तरफ बढ़ते हैं। बड़े अरसे बाद बहुत सारे लोग सामने इकट्ठे आए, इकट्ठे बैठे। शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी अरसे बाद चुप का रोज़ा तोड़ा। जनाबे मज़हर बरलास साहब आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ये हम नुमाइश के लिए नहीं बैठे हुए, हम हर चीज़ को कैलकुलेट करके आए हैं। 2 साल में तब्दीली सरकार ने आवाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मज़हर बरलास साहब को क्या लगता है? अच्छा, ये महंगाई की हद तक तो उनकी बात ठीक है। महंगाई हुई है वाकई 2 सालों में और बड़ी तेज़ी से हुई है और ये नहीं होनी चाहिए थी। आम आदमी की ज़िंदगी ज़ाहिर है तंग होती है इससे। लेकिन ये जो अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये चारों के चारों नायबज़दा हैं। अपनी इनकी हालत ये है, असल में ये बात कोई और करता, खैर वो अपोजिशन है, उसको उनका राइट है, लेकिन कोई पाक साफ आदमी करता, कोई जिसका दामन नैब से आलूदा ना होता, करप्शन से आलूदा ना होता, वो कर लेता। और नून लीग के पास ऐसे हैं कुछ लोग, सही है, उनसे करवा लेते। ये पीर साबर शाह से करवा लेते, राजा जफरुल हक से करवा लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करवाना थी। तो ये जो चारों अफराद हैं, मसलन शहबाज शरीफ साहब में वो नायबज़दा हैं, ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी नायबज़दा हैं, मिफ्ता इस्माइल नायबज़दा हैं और ख्वाजा आसिफ भी नायबज़दा हैं। सही हो गया। अब इन पे कौन इतबार करे? महंगाई तो हुई है, मान लिया, और ये जो हिसाब किताब रख के बैठे, काश ये अपने दौर का भी हिसाब रखते, अपने दौर का नैब को हिसाब ही दे दें। फिर और एक खामी है नून लीग में, मैंने देखी है जी, सड़क कहीं भी बनी हो अपने खाते में डाल लेते हैं। यानी ये सबको पता है कि ये जो मुल्तान मोटरवे थी, ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने बनाई और वो अपने खाते में डाल लेते। सही, जिधर भी मोटरवे नाम की चीज़ बनी, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और बात आ रही थी जी, काश मैं उधर होता, इनसे पूछता कि ये 2 साला कारकर्दगी तो आप बड़ी पेश कर रहे हैं, तो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कारकर्दगी भी पेश कर दें। आपके रिश्तेदार ने बनवाया था, आपकी हुकूमत में बना, आपके रिश्तेदार ने बनाया, उसकी ईंटें किस तरह उखड़ रही थी, छत से किस तरह टपक रही थी। सही है।
टाइलें छत से टपक रही थी ना, ये मंजर सब ने देखा है, ठीक है। ठीक है। तो उस पर ही कोई बात कर लेते सही। कि आपके रिश्तेदार माशाल्लाह इतने लायक हैं कि उन्होंने एक नया एयरपोर्ट बनाया और उसकी छत से ईंटें गिर रही थी। कि ओवरऑल बात तो आ गई, लेकिन अब इनकी चीज़ों की जुजियात की तरफ चले जाते हैं। इन्होंने झूठ क्या बोला, सच क्या बोला अभी हालात के हवाले से। मसलन इन्होंने कहा कि 2 साल में कश्मीर के ऊपर सबसे बड़ी नाकामी हुई, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी है कि ये OIC का इजलास तो दरकिनार कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास भी नहीं बुला सके। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं अगेन शाह महमूद कुरैशी की हिमायत करूँगा और मौजूदा हुकूमत ने ग़ुलामी का तौक जो है वो उतार के फेंक दिया है। ये तो ग़ुलाम थे, सही है। ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं ये तो सऊदी अरब के सामने बोलते नहीं थे। वो मौजूदा हुकूमत ने ये तो जुर्रत की है ना कि सऊदी अरब को आंखें तो दिखाई, ठीक है। ये तो पूछा ना कि तुम क्यों ठेकेदार बने हुए हो। सऊदी अरब के खिलाफ जो है आपने जो काम किया बहुत गलत किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि आपने सऊदी अरब और मलेशिया को नाराज़ कर दिया है, कम अज़ कम ईरान और अफगानिस्तान को ही दोस्त बना लीजिए। ये भी फप्ती कसी है। वो बना लेंगे दोस्त जिसको बनाना है। ये आज भी मैं कोई चीज़ देख रहा था कि जब ये दूसरा NRO जब मिला ना इनको, तो परवेज़ मुशर्रफ गया ये सऊदी शाह के पास, तो उसने कहा दूसरी दफ़ा जब NRO इनको मिला, पहला NRO तो जाने का था ना, तो ये शाह सलमान ने कहा कि या सऊदी किंग जो भी था उस वक़्त, उसने कहा सर जी वो बेनज़ीर भुट्टो को आप पाकिस्तान आने दे रहे हैं तो नवाज शरीफ को भी आने दें, वो हमारा बंदा है उसको आने दें। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड इस बात का गवाह है कि कई लोगों को टिकट सऊदी अरब के कहने पे दिए गए। यानी सऊदी अरब हमारी पाकिस्तान की सियासत में इतना दखल अंदाज, जी हाँ, मुझे बताया ना हाफिज अब्दुल करीम को टिकट किधर से दिया, और इसी तरह के टिकट हैं। बातें तो ये बहुत करते हैं। पराचा साहब हुआ करते थे KPK से। हाँ, मैं कहता हूँ बातें तो ये बहुत करते हैं शहबाज शरीफ साहब। ओ भाई, झूठ आप बोलते हैं, अपने भाई को लाओ ना, आप तो जामन हो, उस तरफ नहीं जाते। अब देखिए ये 2-3 दिन मैं इनका झूठ सुनता रहा कि नहीं जी वो जो एहसन इकबाल है वो रस्तुए पंजम, वो जी वो तो हुकूमत ने भेजा जी नवाज शरीफ को, हमने तो नहीं कहा था। वो उस वक्त तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते मर रहे थे कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो ये हुकूमत जिम्मेदार, तो फलां जिम्मेदार। आज एहसन इकबाल नहीं नजर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भाई साहब किबला अलवी साहब, ये इनके मुतालबे पे नवाज शरीफ लंदन गया था, हुकूमत ने तो नहीं भेजा था। ठीक हो गया। हुकूमत तो कह रही थी आगा खान से करा लो, फलां से करा लो। वो यानी कल ये सारा दिन झूठ बोलते रहे, ये मरियम औरंगजेब भी झूठ बोलती रही, ये हसन इकबाल भी झूठ बोलता रहा, इसी कबील के और लोग झूठ बोलते रहे। पहले ये सच बोलना सीखें फिर बात करें। अच्छा, क्या ये भी झूठ है कि मुराद सईद ने या इस हुकूमत ने आते ही CPEC के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं की, CPEC के ख़िलाफ़ इन्होंने गुफ्तगू नहीं की, ऑन द फ्लोर कौमी असम्बली पे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मीडिया के सामने किस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की? मे बी ऑन द फ्लोर की हो। मुराद सईद चूँकि मुआसरात के वज़ीर हैं, सड़कें वड़कें बनती रहीं, लेकिन बीच में ये दुरुस्त है बात कि CPEC सुस्त हुआ था और चीनियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाई गई थी, तो वो भी उसके पसे पर्दा भी इन्हीं के पसंदीदा लोग होंगे शहबाज शरीफ के। चूँकि मुराद सईद के बोलने में शहबाज शरीफ का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है? नहीं, जो मीडिया में देखे, मीडिया में ऐसे लोग अब भी हैं जो अमेरिकी पिट्ठू हैं, जो सऊदी पिट्ठू हैं, सही है, जो पाकिस्तान की तरक्की जिनको गवारा नहीं, वो आज भी लगे हुए हैं बकवासियात पे। पाक फौज के ख़िलाफ़ बकवास, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास, ग्वादर के ख़िलाफ़ बकवास, फलाना अब्बा जी है तो फलाना अब्बा जी है। सही। तो ये लोग पाकिस्तान दुश्मनी में फ़ौरन बैंड बाजा लेके आ जाते हैं। ठीक है, अगर मुराद सईद ने कुछ कहा है तो गलत कहा। हाँ,
सही। मुराद सईद को नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि चीन हमारा वो दोस्त है जिसको आजमाने की ज़रूरत नहीं। अगर मुराद सईद की कोई इस तरह की एविडेंस सामने आ जाए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि सी पैक की आप बात करें कि मुल्क दुश्मनी है, गद्दारी है, कोई और बात करे तो वो गद्दारी है, अगर मुराद सईद करे तो ठीक है। नहीं नहीं, जो भी करे गलत है, जो भी करे गलत है। सही हो गया। अच्छा जी, ये एक और इल्ज़ाम इन्होंने आज फप्ती कसी, ये कहते हैं कि ये हमें तो ताने देते थे, कलभूषण पे बात नहीं करते, ये नहीं करते, अब ये लोग खुद कलभूषण के यार बन गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? ये झूठ है, कोई ताकत नहीं है। ये कलभूषण का नाम तो खुद ये नहीं लेते थे नवाज शरीफ लोग, इनके दौर में पकड़ा गया। अब वो आलमी अदालत इंसाफ में केस गया, इनकी वजह से लेट हुआ। अब आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि उसको एक दफ़ा एक्सेस दी जाए, वो उसमें हुकूमत ने उनकी आलमी अदालत इंसाफ की बात मानी है। ये गलत है। देखें, जो बात महंगाई हुई हम मानते हैं। अच्छा, इन्होंने आलमी अदालत इंसाफ की भी बात की। इन्होंने कहा कि इन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में बड़े बोधे तरीके से, बड़े भोंडे तरीके से मुकदमा लड़ा है और इससे हमें पाकिस्तान की सुबकी हुई है। ये बात भी इन्होंने किया। वो तो हजूर, इन्होंने वकील तो इन्होंने लेट भेजा ना, इन्होंने तो भेजना ही नहीं था। ये तो कुलभूषण को छोड़ना चाहते थे। इनके तो घरों में इंडियन इस तरह आते हैं और इस तरह रहते हैं जैसे मासी वेड़े आंदे ने, खाने वाने खाते हैं ना, आके मौजें करते हैं। वो पता नहीं मैंने क्या बात अभी करनी थी और तरफ आप ले गए कि ये जो दो बातें हैं, कश्मीर पे इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल पुरअज़्म है, फ़लस्तीन पे बिल्कुल पुरअज़्म है। उसने दो टोक अल्फाज में कहा हम इसराइल को नहीं मानते। सही है, ठीक है, कायद आज़म के फरमान के मुताबिक। अब वो किधर है जो इसराइल की? चले, बिल्कुल ठीक है जी। मज़हर अल्लाह साहब का कहना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, कश्मीर पर भी, फ़लस्तीन पर भी और इसराइल पर भी। और भी बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि कश्मीर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टैंस जो है बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे, कश्मीर के मामले पे पीछे नहीं हटेंगे और भी बहुत कुछ किया गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फप्ती कसी है, एक इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना यह है कि क्या कश्मीर पर सिर्फ हमने गाना ही गाना था, 15 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी थी। वो कहते हैं कि शहीदों के खून से गद्दारी की गई है। उनका कहना यह है कि कश्मीर के ऊपर हमारा खून इन्वेस्ट हुआ था, बदकिस्मती से उसका ख्याल नहीं रखा गया। हाँ, ये कौन फरमा रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। वाह 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 वाह। ख्वाजा साहब, दो बातों पे मुझे हंसी आती है आपके। एक तो जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो मुझे आपके वालिद गिरामी याद आ जाते हैं जो ज़ियाउल हक की शूरा के चेयरमैन थे, और फिर आपके कायद जो नवाज शरीफ हैं वो भी ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखने का इरादा करते थे, बरसियाँ मनाते थे। आप लोग इस दफ़ा आपने बरसी नहीं मनाई। दूसरी बात, जब आप कश्मीर की करते हैं, ओ भाई साहब, आपकी हुकूमत में लोगों को पता है किस तरह सिक्योरिटी ब्रीच होती रही, किस तरह इंडियन आते रहे। ताहरुल कादरी साहब ने तो वो पासपोर्ट नंबर भी पेश कर दिए जो आपकी शुगर मिलों में काम करते थे, नाम तक दे दिए। अब आपकी हुकूमत में उसका कुछ नहीं हुआ तो उसमें कादरी साहब का तो कसूर नहीं है। सही। चलिए, आपने शुगर, इमरान खान के घर में तो मोदी नहीं आता, ना वो आता है दोवल, अजीत कुमार दोवल, ना को मित्तल पित्तल आते हैं। वो गुजारिश ये है। अच्छा, उसकी भी बात कर लो ना, फजल रहमान की, वो कश्मीर कमेटी का इनके दौर में चेयरमैन था। सोया रहा, पता नहीं कितने लाख की लस्सी पी गया और कश्मीर का नाम नहीं लेता था, चूँकि आप लोग नहीं लेते थे। इंडिया को आपने फैसिलिटेट किया ट्रेड में, इसाक डार साहब ने बहुत फैसिलिटेट किया इंडिया को।
अच्छा, नमक भी हमारा जो जिसको आप हिमालयन साल्ट के नाम से बेचते रहे, यहाँ से 30 पैसे का 35 पैसे का किलो आप भारत को देते रहे। कोई बात करे, ख्वाजा साहब को शर्म होती है, को हया चलें ठीक है, आपने शुगर की बात की तो हम शुगर की बात कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मौजूदा दौर में आटे चीनी की करप्शन सबके सामने है और अद्वियात के स्कैंडल भी आए, बिल्कुल खामोशी है। रावी चैनी चैन लिखता है, उसका क्या हुआ? शुगर पे अदारे तहकीकात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने नहीं रोका, और नैब में भी केस है शुगर का, FIA में भी है। इसी तरह आटे पे FIA की तहकीकात हो रही है। FIA का एक अफसर भी शुगर मिल के हवाले से ना, ये शुगर माफिया के हवाले से उसको किया गया है बरतरफ। अब आ जाइए IPPs की तरफ। उनसे हुकूमत ने मुज़ाकरात किए। ये 500 मेगावाट का किसकी तरफ इशारा है? किस वज़ीर का है वो प्लांट? वो है जो मुशर्रफ के दौर में भी वज़ीर था, जो इनके दौर में भी वज़ीर था, जो ये कह रहे हैं उमर अयूब, ठीक है, इनके दौर में भी वज़ीर था। ये जो कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्होंने 146 टिकट मुशर्रफ के बंदों को दिए थे। इनको याद नहीं रहता 2013 में इन्होंने क्या किया था, क्या खिलवाड़ किया था इन्होंने अपनी पार्टी के साथ। पार्टी के जो कारकुन बेचारे मार्शल दौर में मारे खाते रहे, आमरीत के दौर में सख्तियाँ झेलते रहे, उनको नज़रअंदाज करके अली रज़ा अलवी साहब 146 टिकट इन्होंने दिए मुशर्रफ की पार्टी को। ये बातें करते हैं जमहूरियत की और फलां की और करप्शन की। ये वज़ीर इनके दौर में भी था। इनके जवाब में शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ ने ऐसी बातें की हैं जैसे वो किसी और मुल्क से आए हों। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वालों में उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले इदारों में। ये वही लोग थे जिन्होंने बिजली मनसूबे में मुनाफा कमाया। और कहते हैं कि शहबाज शरीफ के मुँह से अशराफियों का नाम सुना है तो हंसी आती है। साबिक दौर में डॉलर्स की तरक्की जो है वो मसनूई तरीके से रोकी गई। 2 साल में 10 अरब डॉलर हमने वापस किए हैं। अवाम ने अपोजिशन को रद्द कर दिया है। अपोजिशन का एक ही एजेंडा था, माल बनाओ। उन्होंने हर एक ऐसा काम किया जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। इन्हीं की दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। ये जवाब आया है सरकार की तरफ से अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, अब इससे तो इनकार नहीं मुमकिन कि इनके दौर में ग्रे लिस्ट में गया, इसमें तो सच है। मनी लॉन्ड्रिंग इनके दौर में हुई, होती रही। नैब का चेयरमैन खामोश रहा इनके दौर में। वो जो क्या था, वो हाजी साहब जो थे, कमर जमान चौधरी साहब, चुप रहते थे। उनके दौर में तो नैब ने लस्सी पी हुई थी। तो गुजारिश ये है कि अदारे इन्होंने बर्बाद किए। कितने अदारे इन्होंने बर्बाद किए। पाकिस्तान में जिस अदारे को पकड़ो ऐसे ईंट उठाओ, नीचे करप्शन के कीड़े कीड़े। लेकिन बस बल्ला साहब 2 साल में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी ना। 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। और ये जबकि बताया गया था कि हम 100 दिनों में चीज़ें फिर तब्दील कर देंगे। देखिए, पहला दावा यही था कि 100 दिनों में रावी चैन चैन लिखेगा। फिर बताया गया 6 महीने में, फिर बताया गया 9 महीने में, फिर बताया गया 9 महीने में। अब ये दावा गलत है। ये दावा उन लोगों को करना चाहिए जिनके हाथ में तलवार होती है। तो किया तो गया ना मौजूदा हुक्मरानों ने, मज़हर बरलास ने, अली रज़ा अलवी ने तो नहीं किया। नहीं, मैं कहता हूँ उन्होंने दावा गलत किया मौजूदा हुक्मरानों ने। हाँ। देखिए, हुक्मरानी सख्ती का नाम है। सही। ये उसको दावा करना चाहिए। ये दावा करे शीपिंग, ये दावा करे ये जो प्यूटन, ये दावा करे सऊदी शाह जो बादशाह है। ये दावा इमरान खान तो नहीं कर सकता। इसको नहीं करना चाहिए था, गलत किया इसने। इसको क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कहते हैं तारीख की सबसे मजबूत तरीन हुकूमत है। देखिए, इसलिए 70 सालों की कि यहाँ जो कानून है वो चोर को छोड़ने के
40 रस्ते फराहम करता है। हम्म, चाइना में नहीं ऐसा, सही। चाइना में गर्दन जाती है, हम्म, सऊदीया में भी गर्दन जाती है, रूस में भी गोली, और वो अपना शुमाली कोरिया वाले का नाम ही मैं भूल गया। सरवर खान ने यही बयान दिया तो शोर मच गया। हाँ? सरवर खान ने यही बयान दिया ना कि इनको फांसी लगा दो, करप्ट लोगों को, करप्ट लोग वाजिबुल कत्ल हैं। बड़ा शोर मचा हुआ है इस पर। तो करप्शन ख़त्म करने का यही तरीका है। हम्म, अलवी साहब, जिसने दुनिया बनाई, ये बेनज़ीर ने तो कह दिया था ना ये शैतानी सजाएं हैं जी, फलाना है। और भाई जिसने दुनिया बनाई है, जो खुदा है, वो कहता है चोरी पे हाथ काट दो। चोरी पे हाथ काट देना चाहिए। हम्म, 2-4 टुंडे आपके इधर नजर आएंगे, उसके बाद लोग चोरी नहीं करेंगे। तो ना 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 यार, हाथ काट दिया जाता है। अच्छा, जो और ऐलान भी हो जाएगा कि ये चोर हैं। हाँ चलते फिरते हाँ, नजर चलते जहाँ फिरते। जाएंगे पता चलेगा चोर हैं भाई ये। अच्छा, दूसरा हाथ भी कट जाए हम्म, कि ये चोर है, हम्म, और स्टैंप भी लगा दो उन पे, कोई उनका इलाज भी ना करे। मैं बाद औक़ात इधर जज्बात में कह जाता हूँ ना बड़ी सख्त सख्त बातें कर कि जाते हैं कब्रों पे दुर्रे मारे जाएं, ये अलामती होते हैं। इसलिए कि फ़र्ज़ करें किसी के बाप ने करप्शन की, वो बाप मर गया, कब्रों में चला गया, पैसा तो वही है ना औलाद के पास, उससे छीन लो, उनके पेटों से निकाल लो और उसकी कब्र पे दुर्रे मारो जिसने ये हराम कमाया। सही। ये इसलिए मैं कहता हूँ ये अलामती चीज़ें लेकिन हैं। अलामती चीज़ें तो हैं, लेकिन कहना ये है, ये जो यहाँ एक तसुर बन गया है कि अगर कोई करप्ट आदमी जिस पे नैब के मुकदमात हों, अगर वो हुकूमत की आके उनकी छत्र छाया तले बैठ जाए तो वो पाक और साफ हो जाता है, फिर इंसाफ कहाँ खड़ा होता है? सवाल तो ये है। उसके लिए फिर नरमी क्यों होती है? उसके लिए कानून सरफ अब नजर हम क्यों नैब करता से है? भी कहते हैं ना हाँ। कि आपने वज़ीर आला पंजाब को बुलाया है, आप वज़ीर आला पंजाब को उल्टा लटका दें, उसने करप्शन की है तो लटकाएं। क्यों माफ़ी देते हो किसी को? क्योंकि महज ये इन लोगों इक़्तिदार ने की आज वजह यही से। बात की, उन्होंने कहा कि आप एहतिसाब के नाम पे बुनियादी तौर पर अपोजिशन को दीवार से लगाने की बात कर रहे देखिए, हैं। एहतिसाब- तो उधर से जो बंदा कहते हैं, जो हमारा ही बंदा उधर चला जाए तो वो लॉन्ड्री से धो जाता है, वो पाकीज़ा हो जाता है। एहतिसाब सबका होना चाहिए। जब तक एहतिसाब नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जी बिल्कुल जी, एहतिसाब सबका होना चाहिए और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बिला तखसीस होना चाहिए। और जब कहीं भी डंडी मारी गई तो फिर आगे नहीं मुल्क बढ़ सकेगा। और वो इंसाफ के ऊपर और निज़ाम इंसाफ के ऊपर फिर अवामुन्नास का एतमाद उठ जाएगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि करप्ट जो भी है फिर उसको लटका दिया जाना चाहिए। उसके लिए मोहब्बत, उसके लिए नरमी, उसके लिए शफकत, और उसके लिए कोई ऐसी वाशिंग मशीन या ऐसी कोई लॉन्ड्री नहीं होनी चाहिए जहाँ वो धुल के नेक पाक साफ़ हो जाए, वो अपनी सज़ा काटे। उसके औलाद से भी जो मर गया है, उसकी औलाद की रगों से भी और उनके मुँह से भी, उनके दहन से भी करप्शन का लूटा हुआ माल वापस लेके कौमी ख़जाने में जमा किया जाए। शायद इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज हिदायत की है कि जो लोग मुल्क की अदालतों को मतलूब हैं और वो मफरूर हैं और बैरून मुल्क भाग गए हैं, उनको वापस लाया जाए। और इस हवाले से नवाज़ शरीफ के हवाले से भी बातचीत की गई और नवाज़ शरीफ के हवाले से भी गौर व गौस किया गया। और कहा, जनाब इमरान खान का कहना था कि अदालतों को मतलूब अफराद को वतन वापस लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, दो बातें। पहले तो जो आपने इब्तदाइये में बातें की, जी बर्ला से एक बात तो ये है कि रहमतुल आलमीन नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसके हाथ काट दो। देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अपनी बेटी के लिए फरमा रहे हैं जिसके एहतराम में, ताज़ीम में वो खड़े हो जाते थे। ठीक है, जिसके लिए कहा फातिमा तो बज़त तो मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इंसाफ किस कदर ज़रूरी है। दूसरी मिसाल मैं ये पिछली सदी से देता हूँ कि जब चाइना में इनकलाब आया और मौज़े तुंग बैठ गए इक़्तिदार में,
तो उनके इंटेलिजेंस वालों ने मौजे तुम को बताया कि वो हमने एक जहाज़ पकड़ा है बैरी बेड़ा, उसमें ये मंशियात हैं। तो सर वो 35 बंदे वो हैं जो आपके इंतहाई करीबी हैं। उसने कहा अच्छा 1 मिनट सिर्फ। दूसरे मिनट में उसने क्या कहा, उसने कहा उन 35 की गर्दनें उतार के ले आओ जो मेरे करीब होके करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमतों में शामिल होने का ये मतलब नहीं कि आप करप्शन करते फिरे। सही है। ठीक है। नंबर 2 आ जाए। ठीक है, बहुत से लोग मफरूर हो गए, बहुत से लोग कत्ल इस तरह होते हैं कि बंदा उम्रे पे चला जाता है, बाद में इधर कत्ल करवा दिया जाता है। बंदा हज पे चला जाता है, बाद में कत्ल करवा दिया जाता है। एविडेंस ही खत्म कर दिया जी, वो तो हजूर हज पे गए हुए थे। बंदा स्पेन में चला गया इधर। वो ये मैंने पहले अर्ज़ किया ना, ये हमारा कानून रास्ते देता है। अब जितने लोग मफरूर हैं उनको पकड़े, नहीं पकड़ते घर वालों को अंदर करो, लाएंगे। सही। बाप को अंदर करो, माँ को अंदर करो, लाएंगे। गरीबों को तो कर लेते हो, एक साइकिल चोर की तो बीवी उठा लेते हो, भाई उठा लेते हो, बाप उठा लेते हो, और जो मुल्क का बड़ा चोर है उसको लिए आंखें बंद कर नवाज लेते शरीफ हो। की बेटी है मरियम, इसको अंदर डालो, सही। इसको थाने में बंद करो, पता चल जाए। यही फ़र्क है। ये जो बड़ी कौमें तबाह हुई ना, कि अमीर और गरीब में कानून एक जैसा सलूक नहीं करता, इंसाफ एक जैसा नहीं है। इंसाफ एक जैसा होना चाहिए, कानून की नज़र में सबको एक होना चाहिए। हमारा अदालती निज़ाम भी हालत ये है बड़ा सुस्त है अभी भी। हालांकि बड़ी इस्लाहात की बात की गई थी, नासिर दुरानी को लगाया भी गया था, फिर उसकी वज़ीर आज़म से बन नहीं सकी, क्या हुआ, वो हट गया, जिसने KPK में इस्लाहात की, पुलिस की। आज भी एक शख्स, आप हमारा कॉमन दोस्त बता रहा था कि उसकी गाड़ी लगी इधर इस्लामाबाद में, वो एक थाने से दूसरे थाने में रुलता रहा। एक ने कहा कश्मीर हाईवे पे, उन्होंने कहा हमारी हदूद नहीं की, दूसरे ने कहा हमारी हदूद नहीं, तीसरे ने कहा हमारी हदूद नहीं, जो गाड़ी मार के चले गए। और वो FIR नहीं हो सकी, हदूद। अच्छा, बैंकों की कोई हदूद नहीं है, थानों की भी कोई हदूद क्यों नहीं होनी चाहिए भाईजान? FIR तो जान मर्जी करा लें। अब ऑनलाइन सिस्टम अगर आ रहा है तो एक मुद्दई, एक शख्स कहीं पहुंचा है तो भाई वो दरख्वास्त दे रहा है तो उसकी कबूल फरमाएं आप। उसमें माल पानी नहीं था ना, तो माल पानी का भी चक्कर होता है। आपको मैं बताऊं, मुझे मुख्तलिफ अदवार में जो IGs रहे उनके बारे में रिपोर्टें आती रहती है। ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ। एक IG साहब थे, उनको ट्रैफिक से सिर्फ 50 लाख मंथली जाती थी उस दौर में। 90-91 में 50 लाख क्या होगा? क्या बात है। ठीक है, तो आजकल कितनी भर जाती है? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आजकल तो सूरत हाल ये है ना कि कमीशन मिलता है ना, जितने मर्जी चलान करे, जो ट्रैफिक ब्लॉक, ये जो कोई नहीं पूछने वाला। ये जो शहर है इस्लामाबाद, जिसमें आपने कहा कि FIR नहीं दर्ज हो रही, यहाँ मंशियात की फ़रोख्त से 6 करोड़ मंथली होती है। इस मुल्क की जेलें भी महफूज नहीं है, जेल में रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जी जी। ये अभी तो पता नहीं क्या रेट होगा। ये 2004 में 4-5 में थे, 4 में यूसुफ रज़ा गिलानी और जावेद हाशमी। तो मुझे उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने बताया कि 1.25 करोड़ मंथली है अडियाला जेल की। ये 2004 की बातें हैं। 2020 में तो फिर 1.25 अरब होनी चाहिए उस रेशो से, लेकिन इतनी ना भी हो तो 10-12 करोड़ तक तो पहुंच चुकी है। अच्छा, फिर वो कोट लखपत जेल में चले गए, तो मैंने कहा जी इधर सुनाओ क्या सूरत हाल है। कहने लगे नहीं यार इधर कम है, इधर 75 लाख है, और अडियाला में ज़रा बड़ी मछलियाँ इसलिए। सही। चलिए, हमारे पास टाइम थोड़ा है और हमने 2 टॉपिक्स को टच करना। तो मतलब ये है कि यहाँ जेलें भी महफूज नहीं है। जेलें नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उसको लेके आएंगे, नवाज शरीफ को खुर्शीद शाह कहते हैं साक डार दे तोड़े को लाया नहीं गया, और फवाद चौधरी कहते हैं वो जेल से आएंगे, जेल से गए थे, जेल में ही वापस आएंगे। आपका क्या कहना है? मैं खुर्शीद शाह ठीक कहता है। मैं खुर्शीद शाह की बात को मानता हूँ, इसलिए कि साक डार तो आपसे लाया नहीं गया। कितने मुकदमात में मतलूब है, कितनी कतार दर कतार उसकी जायदादें UAE में। ठीक है, वो तो आपसे पकड़ा नहीं गया। आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ को लाना इतना आसान नहीं है?
इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। चलें अगली खबर की तरफ बढ़ना, हमारे पास 1-1.5 मिनट है। अफ़गानिस्तान का आपको पता है, अफ़गानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान का बड़ा ही अहम किरदार है। तालिबान का वफ्द पहुंचा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के किरदार की वजह से दोहा में बड़े अच्छे मुज़ाकरात हो चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब का आज कहना ये था कि कल मुज़ाकरात होंगे और हमने इस हवाले से चाइना को भी दावत दी है कि वो भी अपना एक मंदूब भेजे। एक तो देखिए पाकिस्तान का किरदार अहम है ना, इसलिए अहम है कि कतर से तालिबान रहनुमा सीधे इस्लामाबाद आए हैं, काबुल भी नहीं गए, दिल्ली भी नहीं गए, दुरुस्त है, जद्दा भी नहीं गए, इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद आए। और शाह महमूद साहब देखिए, चीन इस खित्ते का अहम एक किरदार है और एक ताकतवर मुल्क है, एक उभरती हुई मीशत है। वैसे भी वह चीन के दौरे पे तो हमने बात ही नहीं की शाह महमूद के। शाह महमूद साहब का बड़ा इस्तकबाल उन्होंने किया। सही। और क्या, देखिए मैं चीन के हक में बात करूँगा, चीन हमारा दोस्त है। बिल्कुल सही है। चीन ने हमें हमारे साथ वो कर दिया जो कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, चीन हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और बिल्कुल अच्छे और बुरे वक्तों का एक ऐसा साथी है जिसने हमेशा साबित किया कि मैं पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त हूँ। और पाकिस्तान ने भी हमेशा कोशिश की कि साबित करे कि वो चीन के साथ खड़ा है और चीन की कुव्वत का एक बहुत बड़ा असर व नफूस पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का असर व नफूस चाइना के साथ है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।